Hello everyone, welcome to this new session. I am Ashish and in this video I am going to discuss the strategy for the preparation of CAT 2020. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल लिख के बोला कि सर एक वीडियो इस पे बनाइए कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन वो कैट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ जस्ट 4 months अवे. अभी तक IIM इंदौर का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एज़ पर द शेड्यूल, यानी नवंबर लास्ट वीक में वी कैन एक्सपेक्ट द एग्ज़ाम टू हैपन अगर कोरोना सिचुएशन ज़्यादा वर्स नहीं होती तो. सो विल गो विद द असम्पशन दैट द कैट विल बी इन नवंबर लास्ट वीक. तो उसी के हिसाब से ये वीडियो मैंने प्लान करी है, 4 months का स्टडी प्लान. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एजेंडा, बट बिफोर दैट लेट मी मेक एन अनाउंसमेंट. If you want to be a part of our free WhatsApp preparation group, then what you have to do is subscribe to this channel and then go to this link. Then you will submit your details and you will be added to the group. और अगर आप live classes attend करना चाहते हैं तो उसका link भी description में है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको CAT में मार्क्स कितने लाने हैं to get a certain percentile. As you must be knowing that CAT में total questions होते हैं 100. एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो यानी टोटल मार्क्स आर 300. उसमें से 34 क्वेश्चंस आर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 32 आर DILR, 34 आर VARC. तो आपका ये स्ट्रक्चर रहता है कैट का. अब मार्क्स और उसका कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल मैंने इस टेबल में लिखा हुआ है बाय एनालाइजिंग द लास्ट 3-4 years पैटर्न. पिछले 3-4 साल का रिजल्ट मैंने देखा और उसके बाद दीज आर द नंबर्स, दीज आर द रेंजेस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कर सकते हैं कैट 2020 में. So if you are getting marks around 81 to 100, you can expect a percentile of 85 to 90 percentile. अगर आपके मार्क्स 101 से 134 के बीच में आ रहे हैं, so you can expect a percentile of 90 to 95. Similarly, अगर आप 135 से 150 के बीच में मार्क्स लाते हैं, so you can expect a percentile of 95 to 99. And 150 plus पे 150, 160, depending upon the difficulty of the exam, you can expect a percentile of 99 or more. तो ये ब्रॉड रेंज रहेगी मार्क्स की, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. बट द आइडिया इज कि इवन इफ यू आर गेटिंग 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, 300 में से अगर आपके 150 भी आ रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर क्लोज टू 99 और 99 प्लस. इवन इफ यू आर गेटिंग 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, 33.3%, तभी भी आपका 90 परसेंटाइल तो आ ही सकता है. सो डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट द परसेंटाइल स्कोर. देखने से लगता है 99 परसेंटाइल के लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बट अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो यू नीड टू स्कोर अराउंड 33 to 50%. तो ये तो हो गई मार्क्स और परसेंटाइल की बात. अब बात कर लेते हैं सिलेबस की. सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स जो कि आपके तीनों सेक्शंस में आते हैं. सबसे पहला सेक्शन होता है VA एंड RC का, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, उसमें पैराग्राफ समरी आएगी, उसमें पैराजम्बल्स आएंगे, उसमें ऑड वन आउट इन ए पैराग्राफ आएगा. तो अगर आप देखें इसमें भी पैराग्राफ, इसमें भी पैराग्राफ, इधर भी पैराग्राफ, इधर भी पैराग्राफ. So it is all related to paragraphs. RC is nothing but a collection of paragraphs. That means the only thing that can save you in VARC section is your reading habit. तो जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं है उसके लिए ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. 34 क्वेश्चन में से 24 तो आपके RC से रिलेटेड ही होते हैं, 3 पैरा समरी होते हैं, 3 से 4 पैरा जम्बल्स होते हैं और 3 ही शायद ऑड वन आउट होते हैं. दैट इज़ द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेक्शन. तो अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है देन इट विल बी डिफ़िकल्ट. तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स. इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप तो वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, वी पोस्ट डेली आर्टिकल्स बिकॉज ऑफ द सेम पर्पज, सो दैट आपकी रीडिंग हैबिट बन सके. उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग RCs. एक बार आपकी रीडिंग हैबिट बन गई देन यू कैन सॉल्व 1 RC पर डे. तो अगर 4 महीने बचे हुए हैं तो यू कैन सॉल्व 100+ RCs टिल कैट. सिमिलरली यू कैन मेक अ शेड्यूल कि पैरा समरी के कितने क्वेश्चन एक दिन में करने हैं या फिर एक पर्टिकुलर दिन में सिर्फ पैरा समरी करनी है. दैट इज़ अप टू यू कि आपको क्या स्ट्रैटेजी सही लगती है. बट ओवरऑल ये एजेंडा रहना चाहिए कि 100+ RCs आप सॉल्व कर लें टिल द टाइम कैट अपीयर्स. सेकेंड सेक्शन हमारा LR एंड DI का है. इसके ऊपर एक और वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा डिटेल में. तो लेफ्ट हैंड साइड पे DI के टॉपिक्स हैं, राइट हैंड साइड पे LR के टॉपिक्स हैं. इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए. इनके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन चार्ट्स, केसलेट्स, वेन डायग्राम्स, पाई चार्ट्स,
Similarly, arrangements, blood relations, critical path, games and tournaments, number based, and conditions and groupings. So again you can solve one DI set and one LR set per day. तो यानी अगर आप कैट तक की बात करें तो यू शुड सॉल्व 200 प्लस सेट्स ऑफ LR एंड DI कंबाइंड. तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अब आते हैं मेन सेक्शन पे, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसको मैं मेन सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज द फर्स्ट 2 सेक्शंस आर प्रैक्टिस बेस्ड. तो इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम चल जाएगा. कोई ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में द क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड. तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आपको ज्योमेट्री की थ्योरम नहीं आती तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना. तो इसके लिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे 10th-12th के, और उसके बाद आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे. सो LR और DI और VARC में आप प्रैक्टिस से काम चला सकते हैं. आप RC सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर RC विल इम्प्रूव. आप कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए और DI LR विल इम्प्रूव. बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन विल नॉट इम्प्रूव. सो हैंस ये टॉपिक ध्यान से देखिएगा. इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशो एंड मिक्सचर averages. Then you have time, speed and distance, time and work, algebra, geometry, number system, permutation, combination and probability. So arithmetic से अगर बात करें तो around 12-13 question you can expect. Algebra से you can expect around 5 to 6 questions. Geometry से you can expect around 5 to 6 questions. Number system से you can expect 4 to 5 questions. और permutation, combination, probability, set theory सब मिला के you can expect around 3 to 4 questions. तो ये एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्वेश्चंस का, 34 क्वेश्चंस का. इससे 1-2 इधर उधर हो सकता है बट ओवरऑल यही रहता है. तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना है इन द कमिंग 4 मंथ्स. अब चलते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. तो सबसे पहले आपको काम करना है, यू नीड टू क्रिएट ए टाइम टेबल. और सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है. तो ये वाला पार्ट यूजुअली लोग भूल जाते हैं. मैं पूछता हूँ टाइम टेबल बनाए, हाँ जी बनाया सर. उसको फॉलो करें, नहीं सर. तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए स्ट्रिक्टली. अब टाइम कितना देना है दैट इज़ अप टू यू. सम पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल, उनके पास उतना टाइम नहीं होता. जो लोग घर पे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो तो टाइम दे ही सकते हैं. तो एज़ पर योर कैपेबिलिटी जितना आप इजीली दे सकते हैं उससे 10% ज़्यादा टाइम दीजिए. अगर मुझे इजीली 1 घंटा मिल जाता है तो आई विल ट्राई कि मैं 10% ज़्यादा टाइम दूँ. इतना कर लीजिए बस. बट कंसिस्टेंट रहिएगा, यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. टाइम टेबल दीजिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए. अब टाइम टेबल में क्या बनाएं, कैसे करें. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेट द टोटल टाइम इन हैंड. तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 120 दिन बचे हैं रफली, और एक दिन में मेरे पास मैं कहूँ 4 घंटे का टाइम है, तो मेरे पास टोटल कितने यार हो गए? रफली 500 आवर्स. सो आई विल डिवाइड माई टाइम इनटू दीज टॉपिक्स अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मुझे जितना भी टाइम है उसमें से 10 घंटे में परसेंटेज ख़त्म कर लेना है. ये मैं रफली बोल रहा हूँ, दैट इज़ अप टू यू. आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, या जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आए उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मैं 20 आवर्स सिर्फ एल्जेब्रा को दूंगा, आई विल डिवोट 25 आवर्स टू ज्योमेट्री. तो जो भी टोटल टाइम है आपका, जितना भी आपके पास टोटल टाइम आया, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन टॉपिक्स में सच दैट एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर टाइम टेबल. आप उसके अलावा भी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल दिया है. सो दिस इज़ डन. उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉक टेस्ट. कुछ लोग सोचते हैं कि जब मेरी सारी तैयारी हो जाएगी उस दिन मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा, अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है. बट माई एडवाइस इज़ दैट स्टार्ट विथ 1 मॉक टेस्ट पर वीक, क्योंकि जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. इट विल नेवर कम. आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा हो वो कह दे कि आज मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई. आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल स्टूडेंट. सो स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर. 1 मॉक से स्टार्ट करिए पर वीक. देन लेटर स्टेज पे 1-2 महीने बाद मेक इट टू 2 मॉक्स पर डे. और मॉक सिर्फ देना ही नहीं है, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है. अब एनालिसिस कैसे करें? आप
देख सकते हैं आपके मॉक में अपने कौन से टॉपिक सही कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आप रेगुलरली गलत कर रहे हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं उन पे आप फोकस करिए, वो आपका स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं मॉक में। तो ऐसे ऐसे आप एनालाइज करिए एंड देन डिवाइस ए स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। उसमें आप स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हैं आफ्टर, अगर आपको ये ट्रेंड पता लग गया कि मैं मॉक में कैसा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये पूरे स्टेप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। अब मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जो स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, उनके दिमाग में यही सब चलता रहता है, तो उनको मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरा तो सर 10th और 12th में बहुत ही ख़राब स्कोर था, अब मैं क्या करूँ, क्या मेरा कैट क्लियर होगा या नहीं होगा। सो लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है। तो आपकी ज़िंदगी में दो प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। सो एनी प्रॉब्लम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन वेयर देर इज़ अ स्कोप लेफ्ट फॉर एनी एक्शन, वन देर वेयर देर इज़ नो स्कोप फॉर एक्शन। तो ये 10th-12th वाली प्रॉब्लम जो है वो सेकेंड कैटेगरी की है। जब भी कोई सेकेंड कैटेगरी की प्रॉब्लम आएगी उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट। तो 10th-12th में जो भी स्कोर आ गया, नाउ इट कैन नॉट बी चेंज्ड, सो फॉरगेट अबाउट इट एंड वर्क ऑन योर कैट प्रिपरेशन। दैट इज़ द ओनली साउंड एडवाइस आई कैन गिव यू। उसके अलावा तो आप उसको ज़िंदगी भर सोच सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम ही वेस्ट होगा। तो हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम पे कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेना हो तो ये अपने आप से पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ दिस, या क्या यहाँ पे कुछ कोर्स ऑफ एक्शन का स्कोप है या यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। तो 10th-12th के मार्क्स नो स्कोप, हैंस इग्नोर इट। सेकेंड, शुड आई लीव माई जॉब एंड प्रिपेयर फॉर कैट? ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनका। इन द करेंट सिनेरियो माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट यू शुड नॉट लीव योर जॉब, बिकॉज कोरोना पैंडमिक में अगर आपके पास जॉब है तो आप बड़े लकी इंसान हैं, तो उस जॉब को छोड़िए मत। हाउएवर इफ़ यू आर 100% कन्विंस्ड कि जॉब छोड़ने के बाद ही मुझे टाइम मिलेगा, देन इट्स योर कॉल। बट मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि यू शुड नॉट लीव योर जॉब, यू शुड टेक आउट टाइम फ्रॉम वट एवर शेड्यूल यू हैव। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट पे। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मेरा तो सर एक ड्रॉप हो गया था ग्रेजुएशन के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेता हूँ और कैट को भूल जाता हूँ थोड़े दिन के लिए, उसके बाद मैं कैट की प्रिपरेशन करूँगा जब मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो कोई बात नहीं, अगेन इट्स सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब ड्रॉप ईयर को आप चेंज नहीं कर सकते। यू वॉन्ट टू बिल्ड योर प्रोफाइल, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसके लिए आपकी कैट प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एज एन HR मैनेजर मेरे पास बहुत सारे CVs आते हैं, उसमें बहुत सारे वो सर्टिफिकेशन कोर्स लिख देते हैं, मैं उनको पढ़ता भी नहीं हूँ। एंड दिस इज़ द सिनेरियो विद मोस्ट ऑफ द पीपल। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं आजकल के टाइम पे दैट दे हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज़। सो अगर आपको कोई फ्री कोर्स मिल रहा है जिसमें आपको पैसे नहीं जा रहे हैं, उसको कर लीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कैट प्रिपरेशन। आई एम नॉट अगेंस्ट बिल्डिंग द प्रोफाइल। आपको अगर कुछ मीनिंगफुल लग रहा है तभी करिए, अगर सिर्फ आपको प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए कुछ करना है तो देन डोंट डू। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम। ये भी एक बड़ा डायलेमा रहता है कि शुड आई गो फॉर सेल्फ स्टडी और शुड आई जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो अगेन माई पर्सनल ओपिनियन इन दैट इज दैट यू शुड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर तब सेल्फ स्टडी से काम चल सकता है। यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे तो बेसिक्स भी हिले हुए हैं, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट कोचिंग। तो कोशिश करिएगा कि सेल्फ स्टडी से काम बन जाए। इफ़ यू आर 100% श्योर कि नहीं कोचिंग के बिना कुछ होगा ही नहीं, देन ओनली ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब अगला क्वेश्चन इस पर यह आ सकता है कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, तो उसके लिए मेरा सजेशन यही है कि डू नॉट गो फॉर द नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, थिंक अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द टीचर हु इज़ गोइंग टू टीच यू देयर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो भी बड़ा सा नाम दिखा उसी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ पे टीचर्स कोई भी हो सकता है। सो हैंस फोकस ऑन द टीचर, नॉट ऑन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ द टीचर। जो भी आपको पढ़ाएगा वो ही कैन मेक और ब्रेक योर कैट, तो इसलिए उसकी प्रोफाइल पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप इंक्वायरी करें कोचिंग में जाके, उनसे एक बार टीचर की प्रोफाइल पूछेगा कि वो कौन से कॉलेज के पास आउट हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते ही नहीं कि जो हमें पढ़ाने वाले हैं वो खुद क्या टॉप 10 कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। अगर वो खुद ही नहीं पढ़े हुए तो आपको कैसे टॉप 10 कॉलेजेस में पहुंचा सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अगर आपके घर का पाइप ख़राब हो गया और आपको प्लम्बर को बुलाना है, और आपने जिस प्लम्बर को बुलाया
आपको पता लगे कि उसके घर के सारे पाइप ब्लॉक्ड हैं, तो क्या फिर भी आप उसी प्लम्बर से सर्विस लोगे? सो दैट इज़ द सेम थिंग. तो आस्क अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द टीचर, इवन आस्क अबाउट द स्कोर ऑफ द टीचर. उन्होंने खुद कितना परसेंटाइल लाए थे जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आइदर कैट और जैट, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माने जाते हैं. एटलीस्ट जो सेक्शन वो पढ़ा रहे हैं, अगर कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टीचर है तो उसमें तो अच्छा परसेंटाइल आना चाहिए था ना. तो अगर खुद को उनका 80 परसेंटाइल है और आपको वो सपने दिखा रहे हैं 99 के, देन इट कैन बी ओनली अ मनी मेकिंग थिंग. तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं टू ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट. कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है दैट इज़ अप टू यू, बट दीज आर द क्राइटेरियाज. एंड फाइनली विच टेस्ट सीरीज टू टेक, अगेन दैट इज़ अल्टीमेटली योर डिसीजन. बट थिंक अबाउट वन थिंग कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टेस्ट देने वाले, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रियलिस्टिक आइडिया मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस का, क्योंकि परसेंटाइल आती है टेस्ट सीरीज़ में भी. सो मेक श्योर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हायर wherever you are going to join a test series. So these are the main thing that you need to consider while preparing for CAT. I hope ये वीडियो आपको कुछ क्लैरिटी दे के गया होगा. In case you have further doubts, you can drop in the comment section of this video. I'll try to answer them. So we'll again meet with some new video. Till then, keep practicing.